सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपको कहा था कि अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उस एमसीक्यूज के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद में आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा नया लेक्चर पढ़ना है, कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कुछ 30 एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि AAY स्टैंड्स फॉर, मतलब AAY का फुल फॉर्म क्या है? क्या ये एंटी एलर्जिक योजना है, अंत्योदय योजना है, अंत्योदय अन्न योजना, बी सी के अंदर आता है ऑल अन्न योजना, या फिर है आपका डी एंटी एक्शन योजना। अन्न मतलब जो भी आपके अनाज वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड। तो अंत्योदय योजना काफी ज्यादा फेमस है, अंत्योदय योजना, और बीच में अन्न और ऐड किया है तो इसमें ऑप्शन बी जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ये जो भी चीजें हैं ये एक्स्ट्रा हैं, कुछ आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज। क्या आपको पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करना है तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो जिसके थ्रू आप एस्टिमेशन कर सकते हैं? क्लोथ, शेल्टर, कैलोरीज इनटेक और मेडिकल केयर। ओके, तो देखो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो चीज तुम्हें पता होगी, ये तो बेसिक नीड्स में काउंट होता है। लेकिन पॉवर्टी मेजरमेंट दो होता है, कंजप्शन लेवल पे और इनकम लेवल पे। तो यहां पर कंजप्शन लेवल पे हमें दिख रहा है, इनकम नहीं दिखा रखी है, तो कंजप्शन लेवल है आपकी कैलोरीज। तो कैलोरी की बेसिस पे तुम्हें पता होगा कैलोरी कितनी कितनी, 2400 और 2100, है ना, जानते हो तुम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट में इसने कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसका आंसर तो सी हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसने कहा कि आप जब डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी असेट्स को रूरल एरियाज में तो कैसे मेजर करते हैं? मेजर करना कि आप असेट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो वो क्या होगा? असेट्स का मतलब संपत्ति, और रूरल एरियाज में उसको आपको मेजर करना है कि कैसे बंटवारा करेंगे, किन चीजों का। क्या ये लैंड डेवलपमेंट के लिए होगा, लैंड रिफॉर्मेशन के लिए होगा, लैंड आउटपुट के लिए होगा, या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा? साफ साफ पता लग रहा है, लैंड का रिफॉर्म, लैंड को रिफॉर्म करना, मतलब जो भी मैनेजमेंट आपका जो मेजरमेंट चल रहा है उसको आप सही तरीके से वापस से रीशेड्यूल कर रहे हो कि भाई किसके पास में कितना होना चाहिए, तो दैट इज कंसिडर एज लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज वाज फिक्स्ड एट, कि 2011-12 के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है इनकम के बेसिस पर वो कितनी फिक्स की गई है? 816, 428, 528, 628, कितनी थी? मेरे हिसाब से इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा। 816 वॉज फिक्स्ड एज द इनकम। ओके, किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल का इनकम जो है वो 816 तय किया गया है रूरल एरियाज में, और जो अर्बन एरियाज है उसमें है 1000 रुपीज। नेक्स्ट है अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम, और कि किसी भी कॉमन मेथड को, अगर आप पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कोई भी कॉमन मेथड यूज करते हो तो एक तो होता है इनकम और दूसरा कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन या फिर कंजप्शन। तो तुम जानते हो दैट वुड बी एज कंजप्शन, ये कंजप्शन लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखें कि हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, के भारत के अंदर एक ऐतिहासिक कारण क्या है पॉवर्टी के होने का? क्या ये इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल है, या फिर फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, या फिर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है? हालांकि सारी चीजें सही हैं, लेकिन इससे हिस्टोरिकल रीजन पूछा है, तो हिस्टोरिकल रीजन में तो एक ही आएगा, ब्रिटिशर्स का यहां पर होना और उनकी पॉलिसीज का यहां होना। क्योंकि देखो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज तो प्रेजेंटली भी है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, और ये भी तुम्हें पता ही है। तो यहां पे बात समझो, ब्रिटिशर्स का जो इंपैक्ट है दैट इज द रीजन हमारे लिए जिसने पॉवर्टी क्रिएट की है। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी इन इज मिड डे मील स्कीम, फूड, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, या रूरल इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम। देखिए, मिड डे मील स्कीम एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है, ये आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए है, ये आपकी वर्क के लिए, वर्क करेंगे तो पॉवर्टी खत्म होगी, खाना उनको मिलेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। तो ये वाले सारे तो गलत हैं, सी ऑप्शन साफ साफ ही दिख रहा है। हालांकि तुम बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। मिड डे मील स्कीम तुमने पढ़ रखी है, मिड डे मील स्कीम कहीं ना कहीं स्कूल से रिलेटेड है कि बच्चों को
क्लासेस के दौरान ही खाना प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है स्कूल के लिए बढ़े। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ को होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए होता है। रूरल इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम, ये इलेक्ट्रिसिटी गाँव तक, हर गाँव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे उसके लिए है, लेकिन हम तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स की बात कर रहे हैं, तो वर्क प्रोग्राम है ना, काम दिया जाएगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, ये इसका बेसिक सा कहीं ना कहीं अपना जो रिलेशन है वो कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा को क्या कहते हैं। नरेगा के फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, हालांकि नरेगा अब मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी और जुड़ जाता है इसके साथ, बट फिर भी चलिए नरेगा की फुल फॉर्म देखते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेक्स्ट है नेशनल रियल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेक्स्ट नेशनल रिपोर्ट एंश्योरिंग गारंटी एक्ट, और अगला है नेशनल रूरल एंश्योरिंग गारंटी एक्ट। पहला ऑप्शन जो है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि आप देश के अंदर हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार फिक्स देंगे, अगर नहीं दे पाए तो एटलीस्ट रेम्यूनरेशन आप उनको देंगे, तो ये अश्योर करता है नरेगा, जिसको हम मनरेगा कहते हैं। ऑप्शन ए वुड बी द राइट वन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लॉन्च हुई। तो आपने अगर अच्छे से सुना है लास्ट लेक्चर को तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। 1980, 90, 2000, 2002, तो राइट आंसर होगा बेटा 2000, आपने अगर अच्छे सुना है तो। नेक्स्ट है वन मैन कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, कि वन मैन, मैन नहीं होगा, मेन होगा बेटा ये, वन मेन कॉज फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में जो पॉवर्टी बहुत तेजी से फैल रही है उसका एक कॉज क्या है। improper implementations of policies, food shortage, lack of basic infrastructure, poor agriculture production। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम होता है चीज़ों को सॉर्ट करना, अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाता। बहुत सारी पेंशन योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस की योजनाएं चलती है, बट वो कई उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाती। हमने पढ़ा भी था लेक्चर के दौरान। तो यहाँ राइट आंसर हमारे लिए ए होगा कि जो पॉलिसीज बनती है उसको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाते, तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है कि कौन सा वो एक्ट है जिसमें 100 दिन का रोजगार अश्योर्ड किया जाता है और हर साल जो रूरल एरियाज हैं लगभग उनमें 200 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा में ये चीज़ चल रही है। कौन सी है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था नरेगा, इसको आप MG नरेगा कहेंगे ना, महात्मा गांधी रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होगा आपका मनरेगा, ठीक है, ऐसे MG नरेगा कर देना। नेक्स्ट है बेटा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी फॉर द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन। यहां पर जो चीज है इसने कहा कि गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी किस पे बेस्ड है। पहला है प्रमोट करना एजुकेशन को, प्रमोट करना इकोनॉमिकल ग्रोथ को, हाउसिंग फैसिलिटीज को या इंडस्ट्रीज को। देखो एजुकेशन एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजीज ने पूछा, तो गवर्नमेंट की किस पे बेस्ड है, मतलब वो किस तरह से क्या करना चाहती हैं, क्या एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती हैं या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहती हैं। तो ऑब्वियसली एंटी पॉवर्टी है, पॉवर्टी रिलेट करती है आपकी इकोनॉमी से, मतलब पैसे से, आपके पास पैसा नहीं है तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। दैट इज वाई बी ऑप्शन वुड बी राइट वन, इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करता है, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी कितनी है, किसके मतलब क्या बेस होगा, कितनी इनकम रखें, कितना कंजप्शन रखें, इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है। क्या ऑप्शन ए है सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिविजन्स, सेंट्रल स्ट्रेटेजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक सेंसस। तो यहाँ पर आपको पता है हमने प्रीवियस सेकंड लेक्चर में पढ़ा था NSSO के बारे में, NSSO। तो राइट आंसर हमें दिख रहा है साफ साफ NSSO, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई तकलीफ होगी नहीं, ऑप्शन सी वुड बी द राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्वेश्चन कि द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है, कौन सा वो प्रपोर्शन है, कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू अलग अलग कंट्री में रहने वाले लोगों की पॉवर्टी को अपन मेजर करते हैं, ठीक है। क्या ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इंट्रा वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन है, नो, और इकोनॉमी इनकम ऑफ अ कंट्री, नहीं। तो देखो साफ साफ ही पता चल रहा है ना, इंटरनेशनल पॉवर्टी $1.9 पर डे था वर्ल्ड बैंक ने जब डिसाइड किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, इसको कितनी बार बताएंगे? हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, लो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल, अच्छा वो ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने ब्रिटिशर्स वाला नहीं दिया है। अब इसको इसके अंदर हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अलग ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंडियन रूलर्स वर वेरी क्रूअल, हिस्टोरिकली इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री एंड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। इसने कहा हिस्टोरिकल रीजन बताओ इंडिया में पॉवर्टी के होने का। अच्छा, इंडियन रूलर बहुत क्रूअल थे, या फिर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंडिया वॉज ऑलरेडी पुअर, हिस्टोरिकली इंडिया वॉज पुअर, और हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी थोड़ा सा सही है, लेकिन ऑप्शन सी के साथ मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो इंडिया तो सोने की चिड़िया था, तो ये ऑप्शन मेरे को गलत करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अभी हुआ है, हिस्टोरिकली नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, और हमारे सारे जो राजा थे वो क्रूअल थे, मान ले क्रूअल थे, लेकिन उसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है? तो एक ही ऑप्शन मुझे फिर ठीक दिख रहा है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो पहले से ही था वो काफी पेस उसका जो था वो स्लो था, तो ऑप्शन ए वुड बी राइट। नेक्स्ट है अंडर द सोशल एक्सक्लूजन, मतलब आप सोसाइटी से कुछ लोगों को अलग निकाल दिया जाता है, तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, कि क्रिमिनल्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, बात सही है। ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटीज ऑफ सोसाइटी, ये भी बात सही है। कि ग्रुप्स एज टर्म एज अनटचेबल्स, के अनटचेबल उनको कहा जाता है, करेक्ट। और इंडियंस आर गिवन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, नो ये तो गलत है। अब इसने कहा अंडर सोशल एक्सक्लूजन, देखो क्रिमिनल्स तो ऑलरेडी अलग होते हैं, अनटचेबल्स भी नहीं, इसमें मुझे राइट आंसर जो दिख रहा है वो बी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स एसटी एससी ग्रुप स्पेशली उन लोगों को क्या किया जाता है जो सोसाइटी के अंदर फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, वो उनको उसको एक्सक्लूड कर देता है, मतलब दे कैन नॉट यूज दीज फैसिलिटीज। तो ऐसे में जो सोशल एक्सक्लूजन है वो रिलेट करता है कुछ ग्रुप से कि उनको सोसाइटी की फैसिलिटीज यूज करने नहीं दी जाती, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट। नेक्स्ट है अ मेजर डिस्क्राइबिंग द ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग communities or individuals of remaining poor in the upcoming year is called, okay। इसने कहा, इसने एक डेफिनेशन पूछी है, ठीक है। इसने बोला है एक ऐसा मेजर बताओ जिसके अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी किसी कम्युनिटी की या इंडिविजुअल की गरीब रहने की अपकमिंग ईयर्स में भी, आगे चल के आने वाले टाइम में भी किसी एक इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी के गरीब रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वल्नरेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, या फिर रिलेटिव पॉवर्टी। यहां पर इसने बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका, वल्नरेबल्स। वल्नरेबल्स का मतलब जो आगे चल के भी गरीब रहेंगे, एक बार फंस गए हैं वो किसी गरीबी के जाल में, तो दे विल बी, मतलब ऐसा ही कहा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी यही है कि वो कम्युनिटी या फिर वो इंडिविजुअल हमेशा गरीब रहेंगे अपकमिंग ईयर्स में भी, तो दे विल बी वल्नरेबल्स। ऐसे में एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, कंजप्शन भी नहीं हो रहा है और इनकम भी नहीं है। अनटचेबिलिटी जिसके अंदर ग्रुप्स को, जो भी स्पेशल ग्रुप्स हैं या फिर जो दलित्स हैं, उनको अनटचेबल माना जाता है सोसाइटी के कुछ लोगों के थ्रू। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है किसी दो के बीच में कंपेरिजन आप करो, एंड कंपेरिजन का जैसे ए एंड बी है, उनमें से कौन बंदा आपको ज़्यादा गरीब लग रहा है। जैसे ए की इनकम 5,000 है और बी की इनकम 50,000 है, तो ऐसे में दोनों में से आपको कौन गरीब लगेगा? तो रिलेटिवली ये गरीब है, और किसी की इनकम 0 है तो रिलेटिवली आपको क्या लगेगा? ये बंदा आपको ज़्यादा गरीब लगेगा तीनों से, लेकिन डिपेंड करता है किसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी प्रिवेलिंग इन इंडिया, कि भारत में पॉवर्टी क्यों कॉन्टिन्यूसली है। ओके, भारत के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है लगातार पॉवर्टी बनाए रखने के अंदर? तो क्या ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्या ये हाई इनकम इनइक्वालिटी है, या फिर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, या नेचुरल कैलमिटीज हैं? ठीक है, साफ साफ आंसर दिख रहा है, आंसर बी होगा इसका। क्यों? हमारे यहाँ पर किसी की इनकम तो इतनी ज़्यादा है और किसी की इनकम इतनी कम है कि वो मैच नहीं कर सकते, इनइक्वल है वो। तो हाई इनकम इनइक्वल्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है इनकम्स के अंदर, तो ये एक कॉज है कि जो पॉवर्टी है हमारे यहाँ पर लगातार बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है, कैसे? मैंने आपको याद करूँ अलग अलग सिनेरियो दिखाए थे, सीन्स दिखाए थे, उनमें
एक आंध्र प्रदेश वाला सीन भी था, तो उसमें क्या किया था आंध्र प्रदेश ने जिसके कारण से पॉवर्टी वहां पर कम हुई। ऑप्शन ए कहता है इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन किया था उन्होंने फूड ग्रेन्स को, ऑप्शन सी कहता है कि जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने जनरेट किया, और डी है कि उन्होंने बर्थ जो रेट है उसको कम कर दिया। तो आपको, अगर आपने अच्छे से लेक्चर सुने हैं तो आपको याद होगा कि इसका जो सही आंसर है हमारे लिए दैट इज कि उन्होंने पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया था फूड ग्रेन्स को, जिसके कारण से वहाँ पे जो पॉवर्टी का जो रेशो था वो कहीं ना कहीं कम हुआ, डिक्लाइन हुआ। जब फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो जो भुखमरी थी कहीं ना कहीं वो कम हुई और लोग कहीं ना कहीं हेल्दी हुए, और हेल्दी होने के बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं इनिशिएट किया, अपने आप को आगे सर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सेज NSSO स्टैंड्स फॉर, ये तो ऊपर अभी करके आए अपन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 3 इनमें से कोई भी नहीं साफ दिख रहा है अपने को। सबसे ज्यादा पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है? पुअरेस्ट स्टेट केरला, उड़ीसा, आसाम, बिहार। देखो, आप जब लेक्चर पढ़ रहे थे उस दौरान आपको ये 2 जो स्टेट्स थे वो देखने को मिले, स्पेशली पढ़ने को मिले, उड़ीसा और बिहार। तो बिहार रिलेटिवली उड़ीसा से थोड़ा सा ही, मतलब ये कह सकते हो उड़ीसा थोड़ा सा पीछे रह गया, बिहार थोड़ा सा आगे है कंपेरेटिवली देखा जाए पुअर्स के लिए। तो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। उड़ीसा में भी ऐसा ही है बट बिहार में ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन 22 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या कहते हैं जी देखिए। नेक्स्ट है 22, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउसहोल्ड्स आर द मोस्ट। कि रूरल एरियाज में जिनके पास ज़मीनें नहीं होती और वो घरों के अंदर मतलब एक तरीके से लेबर वर्क करते हैं, और जो अर्बन एरियाज में है जिनको कभी कभार काम मिल जाता है, जो मजदूरी का काम करते हैं, अल्टीमेटली वो किस तरह के ग्रुप से रिलेट करते हैं कि ये पुअर हैं, ये वनरेबल्स हैं, या रिच हैं, या फिर मिडिल क्लास हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वनरेबल्स। क्यों? पुअर आप कह नहीं सकते क्योंकि कंजप्शन, कभी कभार तो जॉब मिलती है इनको, कभी कभार तो कंजप्शन करते हैं गुड्स वगैरह, जो फूड्स वगैरह हैं उनका, या फिर जो कैलोरीज हैं दे कैन गेन, बट इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, दयनीय है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया? 2004, 2003, 2001, 2005 में। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है ये चीज़, क्योंकि NTSC का एग्जाम आप जब देंगे नेक्स्ट ईयर तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन, कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो खुद से किया जाता है जनरेट? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां से एम्प्लॉयमेंट खुद से ही जनरेट किया जाता है और खुद के जो ओनर होते हैं वो खुद ही होते हैं? अच्छा, क्या ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है? टर्शियरी सेक्टर मुझे सही लग रहा है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में खुद दुकान खोल के बैठ जाते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली खुद के मालिक खुद ही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है द सोशल ग्रुप वॉज मोस्ट वनरेबल्स टू पॉवर्टी इज, इनमें से कौन सा वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा वनरेबल कंडीशंस में है? वनरेबल कंडीशंस मतलब जो अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पुअर की कंडीशन से, इनमें से कौन सा ग्रुप है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ये ऐसा नहीं है। वनरेबल कंडीशंस बोल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति, तो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं होगा, अनएजुकेटेड पीपल भी नहीं होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने पता किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो है लगभग 40% से ऊपर है इनका कंडीशन। ठीक है, ST कैटेगरी का, और SC कैटेगरी का लगभग 20-25 के आसपास रहता है। तो ST कैटेगरी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, सो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। चलिए 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को अपन आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉवर्टी इन चाइना हैज डिक्लाइन ड्यू टू, किसके कारण से जो पॉवर्टी है चाइना के अंदर कम हुई, कैसे हुई? कि उन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन रिसोर्सेज में, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहां पर लेकर आए, उनके कारण से ऐसे हुआ, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो मैंने आपको स्पेशली इसके बारे में बताया था कि चाइना ने क्या किया। चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे काफ़ी काम किया, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनको एजुकेट किया। जब एजुकेट किया तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल अपने आप हुई और उनके अंदर स्किल्स आई। स्किल्स के कारण उन्होंने अपने खुद का एटलीस्ट वो खुद के लिए काम करने लगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि उनका इन्वेस्टमेंट हुआ
ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। पॉपुलेशन को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी देकर के, साथ ही साथ ये भी कह सकते हो आप अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ साथ एजुकेशन देकर के उन्होंने अपने आप को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी पॉवर्टी मेजरमेंट्स बताओ जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हो। इनमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऐसी स्कीम बताओ जिसके कारण से जो पॉवर्टी है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया। क्या ये मिड डे मील स्कीम थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ के आए अपन, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, या फिर रूरल इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम था। सेम क्वेश्चन ही था शायद ये तो ना, उसमें भी सी था ऑप्शन शायद, आई थिंक, देख लीजिएगा ऊपर। तो इसका आंसर सी होगा बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ इंडिकेटर ऑफ, कि किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है उसके अंदर बढ़ोतरी होना किस बात का इंडिकेशन है? क्या आपका इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, या फिर स्टेगनेंट है, या फिर डिप्रेस्ड है, या फिर ग्रोइंग है? डिप्रेस्ड हो रहा है आपका, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो आपका ऑफकोर्स इकोनॉमी क्या हो रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, डेवलप होगा नहीं, ग्रो होगा नहीं, और बना हुआ तो रहेगा नहीं, तो ये क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा, सी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बाय पॉवर्टी वी मीन अ सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन इज, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको पॉवर्टी का राइट डेफिनेशन मिल रहा हो कि ये बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ से डिप्राइव्ड रहते हैं, बेसिक नीड ऑफ प्रॉपर क्लोथिंग फॉर अ लिविंग इन अ हाउस, या एजुकेशन। तो ऊपर आ गया ना, तीनों चीजों का एक मिक्सचर आ गया कि बेसिक जो नीड्स हैं लाइफ की उससे डिप्राइव्ड हो जाता है कोई पर्सन, तो उसी को पॉवर्टी हम कहते हैं। ऑप्शन ए वुड बी राइट। एक पर्सन को कंसिडर किया जाएगा पुअर अगर वो इनकम एंड कंजप्शन लेवल, हाँ बिल्कुल, मिनिमम लेवल से भी अगर कोई पर्सन उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, इनकम को, इनकम कितनी 816 रुपए, 1000 रुपए, अगर कंजप्शन कितना 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सन पुअर कहलाएगा। बात सही है। दूसरा ऑप्शन क्या था वो भी देख लेते हैं। ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड, मतलब सारी जो भी उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए आसानी से, ये तो होगा नहीं। जो भी उसकी डिजायर्स हैं वो पूरी हो जाए, या फिर इनकम एंड कंजप्शन लेवल इज जस्ट अबाउ द गिवन, नहीं, उससे मिनिमम लेवल से थोड़ा ऊपर हो, ऐसा थोड़ी होता है, मिनिमम लेवल अचीव कर ले, दैट्स फाइन, ठीक है। तो इसमें सही आंसर भी बेटा ए होगा। तो इस तरह से बेटा हमने लगभग 30 क्वेश्चंस देखे हैं, और इन 30 क्वेश्चन के करने के बाद में मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे से तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के आपके पास भी, उसको सॉल्व करें जिससे कि आपको पता लगे कि हमें कितना समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अब एक नए चैप्टर के साथ होगा। वो कौन सा चैप्टर होगा आप मुझे बता देना। मैं ज्योग्राफी पढ़ाना चाह रहा हूँ तो आई थिंक क्लाइमेट वुड बी राइट, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और कंसेप्ट उसमें ज़्यादा है, तो उसको समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एनटीएससी का एग्जाम जो कि जनवरी के अंदर होने वाला है उसके पहले अपना कोर्स खत्म कर लें, मतलब दिसंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस कर सकें स्कूल के या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप थोड़ी सी मदद करो। कैसे मदद करोगे, मैं थोड़ा लेक्चर जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन आपको इसको सुनना है अच्छे से। चैनल को एक तो सब्सक्राइब करो, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा अभी तक, और बहुत सारे जो वीडियोस देखते नहीं है, एटलीस्ट वीडियो देखो, और आप लोग इनमें से आने वाली प्रॉब्लम्स को हम तक कन्वे करो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी आती नहीं है इसका मतलब है आप इसको अच्छे से समझते नहीं हो, देखते नहीं हो, ठीक है। तो हमारी बहुत मेहनत है आपके लिए वीडियो लाने के अंदर, तो उसको प्लीज़ जस्टिफाई करो, थोड़ा सा पढ़ लो, और कुछ नहीं। आपको बताना है मुझे कि कौन सा लेक्चर हम पढ़ें नेक्स्ट, और कहीं प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में, और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए दिन में। थैंक यू सो मच।